नमस्कार साथियों। आधुनिक काल के रिवीजन वीडियो श्रृंखला में अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रगतिवाद को और उसके प्रमुख कवियों को। आज के इस वीडियो में साथियों हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद के बारे में। प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं, किसने उसका नामकरण किया, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो ऊपर लिख रखा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। दो एक जैसी रचनाओं के मैंने नाम लिख रखे हैं। झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल का, और झूठ सच सियाराम शरण का निबंध संग्रह है। एक जैसी रचनाएं जो होती थी एक नाम की, अलग अलग विधाओं की, उनको मैं ऐसे लिख लेती थी। तो ये दो एक जैसे नाम की अलग अलग विधाएं हैं अलग अलग लेखकों की। प्रयोगवाद की बात करें तो इसका समय सीमा मानी जाती है 1943 से 1953 ईस्वी तक। हालांकि तार सप्तक प्रयोगवाद में माने जाते हैं। तार सप्तकों का प्रकाशन बाद के वर्षों में भी हुआ है, लेकिन प्रयोगवाद का जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर 53 ईस्वी तक मानी जाती है। 1943 ईस्वी में अगेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक के कवियों द्वारा नए नए भावों, विचारों, प्रयोगों एवं प्रतीकों के आधार पर हिंदी में जो साहित्य लिखा गया उसे ही प्रयोगवाद कहा जाता है। प्रारंभ में ये काव्य प्रयोगशील काव्य धारा कहलाती थी। यानी जिस प्रकार से प्रगतिवाद शुरुआत में प्रगतिशील कहलाता था, उसी प्रकार ये शुरुआत में प्रयोगशील काव्य धारा कहलाती थी। प्रयोगशील शब्द के स्थान पर प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। यानी प्रयोगवाद जो नाम है इस धारा का, ये नामकरण करने का श्रेय किसको है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी को। नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद की आलोचना करते हुए प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहते हैं। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही प्रयोगवाद नाम दिया और इन्होंने ही प्रयोगवाद के जो कवि हैं उनके बारे में या उनकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रयोगवाद बैठे ठाले लोगों का धंधा है। प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक अगेय जी माने जाते हैं। इस काव्य धारा में नए प्रतीकों एवं नए उपमानों का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। इसलिए इसे प्रतीकवाद नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगवाद का दूसरा नाम प्रतीकवाद भी है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रयोगवाद को ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता कहा था। लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता। हिंदी का प्रयोगवादी आंदोलन पाश्चात्य साहित्य के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो 1996 में प्रकाशित हुआ था, इतिहास पुस्तक में प्रयोगवाद को व्यक्तिवाद से प्रभावित माना है। अगेय जी द्वारा इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने आगे चलकर इस काव्य के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया। यानी प्रयोगवाद देन जो है वो अगेय की मानी जाती है, लेकिन अगेय ने प्रयोगवाद नाम को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने प्रयोगवाद की जगह नई कविता नाम का प्रयोग किया था। जन कल्याण की उपेक्षा इस काव्य धारा का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। यानी ये लोग अपने ही अहम में अपने ही बारे में लिखते थे। जो जन कल्याण की इन्होंने उपेक्षा की थी, यानी लोगों की जो बातें थी, लोगों की जो भावनाएं थी, उनको ये कलमबद्ध नहीं कर रही थी। अगेय ने लिखा है प्रयोगवादी कवियों के एक होने का कारण यही है कि वे एक स्कूल के नहीं हैं, अभी राही हैं, राहों के अन्वेषी हैं। यानी सारे कवि एक इस जगह आए हैं, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो एक स्कूल के हैं, अभी राही हैं यानी रास्तों में चल रहे हैं, और राहों के अन्वेषी यानी रास्तों की ही वो खोज कर रहे हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी काव्य कहकर पुकारा है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद और नई कविता दोनों ही धाराओं को अति यथार्थवादी काव्य कहकर पुकारा है। धर्मवीर भारती ने कहा है कि प्रयोगवादी कविताओं में भावना है, लेकिन हर भावना के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब बात करते हैं तार सप्तक की। तार सप्तक क्या है वैसे पूछा जाए तो एक पुस्तक है जिसमें 7 कवियों की एक जैसी रचनाएं शामिल की गई हैं। पहला जो है उसको प्रथम ना कहकर सीधा तार सप्तक कह दिया जाता है, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। सामान्यतः समान विचारों और भावनाओं वाले 7 कवियों का समूह तार सप्तक कहलाता है। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज माना जाता है, परंतु इसके वास्तविक प्रवर्तक अगेय ही हैं। अगेय की पंक्ति है, एक ही प्रकार की भाव चेतना की तार
एक ही प्रकार की भाव चेतना के को तार में पिरोए हुए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन ही क्या कहलाता है? तार सप्तक कहलाता है। हिंदी साहित्य में अब तक 4 सप्तकों का गठन हो चुका है। पहला सप्तक, या जिसको तार सप्तक भी कह सकते हैं, 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, यानी अगेय खुद पहले सप्तक में शामिल थे। इसकी ये ट्रिक है साथियों, मैंने तो एक और अलग ट्रिक बना रखी थी, आपने भी अभी तक तो बना ली होगी, लेकिन ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ। पर बाहर गिरा तो गजानन व राम ने अगेय नंबर 1 को कोसा। तो ये नंबर 1 प्रथम तार सप्तक के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन आप अब इसको ना रखने की कोशिश करें। आपने ज़रूर अब तक तो आपको तार सप्तकों के कभी याद हो गए होंगे, तो आप अपनी उसी ट्रिक को याद रखिए, क्योंकि खुद की बनाई हुई ट्रिक ज़्यादा याद रहती है। फिर दूसरा सप्तक है 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, शकुंतला माथुर। इसमें एक दूसरा सप्तक में क्या थी, एक महिला भी शामिल थी, महिला लेखिका। इसका है भरपूर धन की सह पर शकुंतला नंबर 2, इसका सूत्र है। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ अग्रवाल और कीर्ति चौधरी। इसमें भी एक महिला शामिल है। सर्व कुंवर विजय हो प्रयाग के, मदन व केदार की कीर्ति नंबर 3 पर रही, ये इसका सूत्र है। चौथा सप्तक है 1979 ईस्वी। कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे। जो महिला हैं स्वदेश भारती, यानी तीनों ही सप्तकों में एक महिला थी प्रथम को छोड़कर। अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेजा, ये इसका ट्रिक है। आगे है विशेष, चारों सप्तकों का प्रकाशन अगेय के द्वारा ही करवाया गया था। केवल प्रथम सप्तक को छोड़कर अन्य तीनों सप्तकों में एक एक महिलाएं भी शामिल हैं, यानी महिला लेखिका भी शामिल हैं। फिर है अगेय ने प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं करके 1951 ईस्वी में, साथियों पहले ऐसे लिखा गया था, ये हम आगे पढ़ेंगे, प्रपद्यवाद या नकेनवाद ऐसे बीच में लिखा गया था। ये अभी प्रयोगवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। अगेय ने प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं करके 1951 ईस्वी में संपादित दूसरे सप्तक की भूमिका एवं स्वयं द्वारा संपादित प्रत्येक पत्रिका के जून 1951 के अंक में इस धारा के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया है। यानी प्रश्न ऐसे आ जाए कि अगेय ने प्रयोगवादी धारा के लिए किस नाम को स्वीकार किया है या किस नाम से पुकारा है, तो नई कविता के नाम से। प्रयोगवाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। रघुवीर सहाय ने कहा है प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। केसरी कुमार ने कहा है प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद व प्रगतिवाद में मुख्य कुछ भेद हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रगतिवाद में शोषित वर्ग को केंद्र में रखा गया है, जबकि प्रयोगवाद में स्वयं के भोगे हुए अनुभव का वर्णन है। यानी प्रगतिवाद में तो शोषित वर्ग को मद्देनजर रखते हुए रचनाएं लिखी गई, जबकि प्रयोगवाद में खुद के भोगे हुए अनुभव का ही वर्णन सारे कवि कर रहे हैं। प्रगतिवाद में विचारधारा प्रधान है, जबकि प्रयोगवाद में स्वयं व्यक्ति के अनुभव प्रधान है। प्रगतिवाद में सामाजिक भावना की प्रधानता है, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्तिवादी भावना की प्रधानता है। प्रगतिवाद में विषय वस्तु को महत्व दिया गया है, जबकि प्रयोगवाद में कलात्मकता को महत्व दिया गया। इससे आगे है नकेनवाद या प्रपद्यवाद, जो प्रयोगवाद के समक्ष ही एक और धारा चली थी प्रयोगवाद की टक्कर में ही, तो वो है नकेनवाद या प्रपद्यवाद, जो 1956 ईस्वी में आई थी। अगेय द्वारा संपादित तार सप्तक की प्रतिस्पर्धा में नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा अपने 2 साथियों केसरी कुमार व नरेश कुमार को मिलाकर ये चलाया गया था। नकेनवाद इन तीनों के नाम से ही बना है, नय से नलिनी विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और फिर नय से नरेश कुमार। अपने तीनों के शुरुआती जो शब्द हैं, जो वर्ण हैं, उनके नाम से नकेनवाद या इसको प्रपद्यवाद भी कहते हैं। ये तार सप्तक जो है इनकी प्रतिस्पर्धा में ही ये चलाया गया था, नकेनवाद या प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी। 3 कवियों का एक समूह बनाया, जिनके नामों के प्रथम अक्षरों के आधार पर इसे नकेनवाद नाम दिया गया। नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नकेनवाद को रूपवाद या कलावाद के नाम से पुकारा है। नकेनवाद का दावा था कि असली प्रयोगवाद नकेनवाद ही है। अब इससे आगे आते हैं तार सप्तकों के कवि। इन तार सप्तकों के जो मुख्य कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो आज हम साथियों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आज हम सिर्फ अज्ञेय के बारे में पढ़ेंगे, बाकी के जो कवि हैं उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अज्ञेय के बारे में देखिए, जन्म 1911, मृत्यु 1987, जन्म स्थान सिमरिया देवरिया बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महावृक्ष के नीचे, रूपाम्बरा, प्रिजन डेड एंड अदर पोएम्स, सावन मेघ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने संपादन किया था कुछ पत्रों का, विशाल भारत कलकत्ता से, सैनिक आगरा से, दिनमान दिल्ली से और नव भारत टाइम्स और थाट, ये इनके प्रमुख पत्र थे जिनका इन्होंने संपादन किया था। इनके बारे में विशेष बातें हैं कुछ। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आंगन के पार द्वार रचना के लिए 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आंगन के पार द्वार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अंतःसलीला, चक्रांतशीला और ऐसाद्य वीणा। इनकी ऐसाद्य वीणा जैन और बुद्धिज्म संप्रदाय के अशब्द संप्रदाय पर आधारित है। इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य अहम का विसर्जन है। अज्ञेय ने 1943 से 1946 तक भारतीय सेना में नौकरी की थी, जहां इन्होंने सेना के लिए बम भी बनाए थे। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत एवं वेष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। तो कठिन पद्य का प्रेत किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनकी रचनाओं में ओजमयी भाषा शैली का प्रयोग माना है। अज्ञेय ने प्रारंभ में कुट्टी चातन नाम से काव्य रचना की है। अज्ञेय के काव्य में आत्मस्थापन यानी मैं का भाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात दूसरों को तुच्छ साबित करके स्वयं का गुणगान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये थे साथियों अज्ञेय जी। इससे आगे के जो कवि हैं, एक भवानी प्रसाद मिश्र जी और हैं, इनको और देख लेते हैं हम। इनका जन्म हुआ था 1914 ईस्वी, जन्म स्थान टिमरनी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, ईदम नमम, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, काल जयी। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी रचना के लिए 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी बुनी हुई रस्सी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। इनके द्वारा कल्पना और गांधी वाङ्मय नामक पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। गांधीवादी विचारधारा के प्रयोग के कारण इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, कविता का गांधी किसे कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को। इन्होंने अपनी प्रथम कविता मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में घोड़ा शीर्षक से लिखी थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो साथियों। अगले वीडियो में हम आगे के कवियों को पढ़ेंगे, इसमें गजानन माता मुक्तिबोध जी हैं, इससे आगे का हम आगे पढ़ेंगे साथियों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का जो हमारा प्रश्नों वाला वीडियो था साथियों, उसमें मैं तभी आपसे कहती हूँ, मैं भी प्रश्न पढ़ते हुए गलती कर दी मैंने। लास्ट वाले में वो ओज जो है वो उत्तर था, लास्ट में वही आएगा उसमें, क्योंकि मैंने प्रश्न पढ़ने में वो गलती कर दी थी। फिर कई साथियों ने कमेंट्स करके बताया भी, तो उसमें वही आएगा। और इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ कि आप भी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैंने वो प्रश्न पढ़ के उसके अकॉर्डिंग उन ऑप्शनों को नहीं देखा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बाकी वो जो लास्ट वाला प्रश्न था अभी, वो बिल्कुल सही था, उसमें जो द ऑप्शन था वही आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जी जान लगाकर जो है जुटे रहें और इन वीडियोज़ के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहें। मैं ये नहीं कहती कि आप इन वीडियोज़ को बैठकर देखें, आप काम करते हुए अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो पास में लगाकर वीडियो और काम करते हुए इन वीडियोज़ को सुन सकते हैं। बाकी अब आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी किताबों से ज़्यादा से ज़्यादा लगाव रखें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के आसपास ही मंडराते रहें। 24 घंटे में से जितना समय आपको मिले वो सारा आप अपनी किताबों के संग ही बिताने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी किताबें ही आपको सफलता के करीब ले जाएंगी। तो अपनी किताबों में जुटे रहिए साथियों, और लगातार मेहनत ही आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।